India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। किसानों के प्रदर्शन और रोड जाम मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार। कहा, सड़कों पर हमेशा के लिए नहीं हो सकता कब्जा, सड़क जाम का स्थायी हल निकाले सरकार। दिल्ली की अदालतों सुरक्षा मामलों में दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगे सुरक्षा पर सुझाव। कहा, अदालत परिसरों में पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हो, सभी याचिकाओं की साथ होगी सुनवाई। बारहवीं क्लास में फेल छात्र को दिया गया बीडीएस एडमिशन, 1 साल बाद रद्द। राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट काउंसलिंग बोर्ड कॉलेज को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का दिया निर्देश। क्या सार्वजनिक स्थल पर सार्वजनिक धन से लगी प्रतिमा की जाति का उल्लेख संलग्न किया जा सकता है? मेहर भोज प्रकरण पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जांच कमेटी को मशविरा देने को कहा। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शनों के संबंध में दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि राजमार्गों को हमेशा के लिए अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि कानून का पालन करवाना आपका काम है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि किसानों को बॉर्डर से हटाने के मुद्दे पर केंद्र सरकार को कदम उठाना चाहिए। अदालत सार्वजनिक जगहों पर धरना देने के मामले में स्पष्ट दिशा निर्देश दे चुका है। ऐसे में सरकार हमसे ये ना कहे कि हम नहीं कर पा रहे हैं, आप हमें समस्या का हल बताएं। आंदोलनकारी किसानों द्वारा सड़क जाम मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि वह राष्ट्रीय राजधानी में 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों द्वारा सड़क की नाकेबंदी को हटाने के लिए क्या कर रही है। शीर्ष अदालत ने एक बार फिर से अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सड़कों पर हमेशा के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि किसी समस्या का समाधान न्यायिक मंच, आंदोलन या संसदीय बहस के माध्यम से किया जा सकता है, लेकिन सड़कों को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है और ये एक स्थायी समस्या नहीं हो सकती। जस्टिस कौल ने कहा कि केंद्र, हरियाणा, यूपी और दिल्ली सरकारों से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कानून बना चुका है और इसे लागू करना कार्यपालिका का कर्तव्य है। पीठ ने कहा कि हम पहले ही कानून बना चुके हैं और आपको इसे लागू करना होगा। कुछ शिकायतें हैं जिनका निवारण किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज से विशेष रूप से पूछा कि सरकार इस मामले में क्या कर रही है। शीर्ष कोर्ट के जवाब में मेहता ने कहा कि बहुत ही उच्च स्तर पर एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। हमने आंदोलनकारी किसानों को बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन वे बैठक में शामिल नहीं हुए। उन्होंने पीठ से अनुरोध किया कि इस मामले में विरोध करने वाले संगठनों को प्रतिवादी बनाया जाए। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल को इस आशय का एक आवेदन दायर करने का निर्देश दिया। मेहता ने मोनिका अग्रवाल द्वारा दिल्ली और नोएडा के बीच आवाजाही में हो रही परेशानी को लेकर दायर याचिका में आंदोलनकारी किसान समूहों को पक्षकार बनाने के लिए अदालत की अनुमति मांगी। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को इस संबंध में एक आवेदन दायर करने की अनुमति दे दी है और मामले को सोमवार को विचार के लिए रखा है।
पिछले हफ्ते हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि वे दिल्ली से सटे राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़कों पर जमे बैठे किसानों को सड़कों से हटने के लिए मनाने के प्रयास जारी रखेगी। भले ही किसान इस मुद्दे को हल करने के लिए गठित पैनल से मिलने के लिए आगे नहीं आए। न्यायमूर्ति कौल की अगुवाई वाली एक पीठ ने शाहीन बाग विरोध से संबंधित मामले में पिछले साल एक निर्णय दिया था, जिसमें कहा गया था कि विरोध के नाम पर सार्वजनिक सड़कों को बाधित नहीं किया जा सकता और विरोध केवल निर्दिष्ट स्थानों पर ही होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। तो इधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल के दौरान मंजूरी आदेश की वैधता भी बढ़ाई जा सकती है। इस मामले में शीर्ष अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता ने दिया कि निचली अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1978 की धारा 19 के प्रावधान के अनुसार वैध मंजूरी के बिना अपराध का संज्ञान लिया है। याचिकाकर्ता ने इससे पहले उत्तराखंड का दरवाजा खटखटाया था। उच्च न्यायालय ने सम्मन आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की धारा 19 के तहत पूर्व मंजूरी दिए बिना जारी किए जाने का कारण शुरू से शून्य है। हाईकोर्ट ने उक्त याचिका को खारिज कर दिया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस मामले में पहले ही संज्ञान लिया जा चुका है और मुकदमा चल रहा है। न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और कृष्ण मुरारी की पीठ ने दिनेश कुमार बनाम अध्यक्ष भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण में की गई टिप्पणियों का उल्लेख किया। कोर्ट ने कहा कि हमारे विचार में वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अब चूंकि ट्रायल जज द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ पहले ही संज्ञान लिया जा चुका है, इसलिए उच्च न्यायालय को मंजूरी की वैधता के सवाल को छोड़ने में गलती नहीं कहा जा सकता। न्यायालय द्वारा विचार के लिए खुला है और अपीलकर्ता को सुनवाई के दौरान मंजूरी आदेश की वैधता से संबंधित मुद्दे को उठाने की स्वतंत्रता देता है। ऐसा प्रकाश सिंह बादल बनाम पंजाब राज्य में इस न्यायालय के निर्णय के अनुरूप है और अनुचित नहीं है। अदालत ने विशेष अनुमति याचिका का निपटारा करते हुए स्पष्ट किया कि सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के लिए मंजूरी की वैधता का सवाल उठाने के लिए खुला है और ट्रायल कोर्ट उचित स्तर पर प्रश्न पर विचार करने के लिए बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है, भले ही अपराध गैर संज्ञेय हो और सजा के बाद समझौता हो गया हो। सीजेआई एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि गैर जघन्य अपराधों से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही या जहां अपराध मुख्य रूप से किसी निजी प्रकृति के हैं, इस तथ्य के बावजूद कि ट्रायल पहले ही समाप्त हो चुका है या दोष सिद्धि के खिलाफ अपील खारिज की जा चुकी है, उसे रद्द किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि जहां दोष सिद्धि के बाद समझौता होता है, उच्च न्यायालय को घटना के आसपास की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के विवेक का प्रयोग करना चाहिए। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के तहत दोषी ठहराए गए आरोपियों ने अपनी पुनरीक्षण याचिका में समझौते के आलोक में अपराध में समझौते की मांग की थी। उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अपराध गैर संज्ञेय है। अपील में सर्वोच्च न्यायालय की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी थे, उन्होंने धारा 320 सीआरपीसी की दायरे का उल्लेख किया, लेकिन अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसी कार्यवाही को रद्द कर सकता है, भले ही अपराध गैर संज्ञेय ही हो। तो आपको बता दें, हाई कोर्ट केस रद्द कर सकता है, भले ही सजा के बाद जो समझौता है वो हो गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की 482 संबंधित मामले की व्याख्या की है, जिसमें हाईकोर्ट द्वारा आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से जुड़ा ये पूरा मामला रहा। तो हाईकोर्ट केस रद्द कर सकता है, भले ही सजा के बाद जो समझौता है वो हो गया हो, ये कहना है उनका। सीआरपीसी 482 से संबंधित ये पूरा मामला, जिसमें हाईकोर्ट द्वारा आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के मामले पर ये कहा गया है।
तो हाईकोर्ट सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है, भले ही अपराध गैर संज्ञेय हो या फिर सजा के बाद समझौता हो। तो ये जो व्याख्या है वो अदालत ने की है। हमारे साथ शिवम शर्मा अधिवक्ता जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है शिवम शर्मा जी, उनसे हम इसी मसले पर थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। शिवम जी, हाईकोर्ट सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है, भले ही अपराध गैर संज्ञेय हो या फिर सजा के बाद समझौता हो गया हो। किस आधार पर अदालत ने ये व्याख्या की है? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 320 सीआरपीसी दायरे का उल्लेख किया और ये कहा कि ये सच है कि आपराधिक न्यायालय द्वारा सीआरपीसी की धारा 320 के तहत अपनी शक्तियों के प्रयोग में गैर संज्ञेय अपराध में समझौता नहीं किया जा सकता। अदालत द्वारा ऐसा कोई भी प्रयास धारा 320 सीआरपीसी की परिवर्तन और संशोधन के बराबर होगा, जो कि विधानमंडल का अन्य डोमेन है। धारा 320 सीआरपीसी की भाषा में कोई पेटेंट या गुप्त अस्पष्टता नहीं हो जो इसकी व्यापक व्याख्या को सही ठहरा सकती है और ऐसे अपराधों को समझौता योग्य अपराधों के दायरे में शामिल कर सकती है जिन्हें जानबूझकर गैर संज्ञेय रूप में रखा गया है। पीठ ने अवलोकन आगे किया कि किसी व्यक्ति के शरीर से परे अपराध के परिणाम प्रभावी होते हैं। उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति के शरीर से परे अपराध के परिणाम प्रभावों का निर्विवाद रूप से मूल्यांकन कर सकता है और उसके बाद ये सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापारिक दृष्टिकोण अपना सकता है कि घोर अपराध भले ही उसे दंडित न किया गया हो, आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन के उद्देश्य के साथ छेड़छाड़ या उसे पंगु नहीं बनाएगा। धारा 482 सीआरपीसी के तहत निहित शक्तियों का प्रतिपादित निर्माण कठोर या विजिलेंस न्याय की ओर ले जा सकता है। ऐसा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत असाधारण शक्ति का प्रयोग करने के लिए कसौटी न्याय के सिरों को सुरक्षित करता है। पर्याप्त न्याय करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित करने वाली कोई कठोर और तय रेखा नहीं हो सकती। धारा 482 के तहत निहित शक्तियों का प्रतिपादक निर्माण कठोर या फिजिक्स न्याय की ओर ले आ सकता है, जो किसी मामले के लिए तथ्यों और परिस्थितियों में बल्कि गंभीर अन्याय का कारण बन सकती है। ठीक है। दूसरी ओर उन मामलों में जहां अपराधियों के खिलाफ जघन्य अपराध साबित हो गए हैं, ऐसे किसी भी लाभ को नहीं बढ़ाया जाता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शिवम शर्मा जी आपका, आप जुड़े हमारे साथ और तमाम जानकारी आपकी तरफ से दी गई। वहीं मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की धारा 5(4) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि गोद लेने वाली माताएं मातृत्व अवकाश के लिए तभी पात्र होंगी जब वो 3 महीने से कम उम्र के बच्चों को गोद लेंगी। प्रावधान के मुताबिक 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति को 3 महीने से कम उम्र के बच्चे का दत्तक माता पिता होना चाहिए। 3 महीने से अधिक उम्र के अनाथ या फिर आत्मसमर्पण करने वाले बच्चे को गोद लेने वाली मां के लिए मातृत्व अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है। हंसा निधि नंदूरी द्वारा दायर याचिका में यह भी कहा गया है कि इस तरह के अंतर से माता पिता बड़े बच्चों के मुकाबले नवजात बच्चों को गोद लेना पसंद करेंगे। इसलिए धारा 5(4) न केवल जैविक और दत्तक माताओं के बीच बल्कि गोद लिए गए बच्चों के बीच भी भेदभाव करती है। इसके अलावा याचिका में कहा गया है कि ये प्रावधान किशोर न्याय अधिनियम के अक्षर और भावना के भी विरोध में है, क्योंकि ये जेजे अधिनियम के तहत गोद लेने की प्रक्रिया और उस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों, दत्तक ग्रहण विनियमों को ध्यान में नहीं रखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गोद लेने की प्रक्रिया जिसके लिए ये आवश्यक है, बाल कल्याण समिति द्वारा जेजे अधिनियम के तहत किसी भी अनाथ, परित्यक्य या फिर आत्मसमर्पण किए गए बच्चे को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित किया जा सकता है, जिसे 3 महीने की छोटी अवधि में पूरा नहीं किया जा सकता। याचिका अधिवक्ता बानी दीक्षित द्वारा तैयार की गई और मेमर्स मुकेश कुमार सिंह और कंपनी के माध्यम से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि इससे एक मां के लिए 3 महीने से कम उम्र के अनाथ, साथ ही आत्मसमर्पण करने वाले बच्चे को गोद लेना लगभग असंभव हो जाएगा। इसके अलावा गोद लेने के नियमों में कानून के अनुसार गोद लेने के लिए एक बच्चे को कानूनी रूप से मुक्त घोषित करने के लिए न्यूनतम 2 महीने की अवधि शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत के प्रवासी नागरिकों को शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए सभी खुली श्रेणी की मेडिकल सीटों पर भारतीय नागरिकों के समान प्रवेश के लिए विचार करने की अनुमति दी है। अदालत ने उन्हें अनिवासी भारतीय के लिए सीटों कोटा तक सीमित नहीं किया।
गृह मंत्रालय द्वारा जारी 4 मार्च 2021 की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर जस्टिस अब्दुल नजीर और कृष्ण मुरारी की पीठ ने अंतरिम आदेश पारित किया था। आदेश में प्रवासी नागरिकों को एनआरआई के बराबर रखा गया था, जिससे न केवल एनआरआई सीटों के लिए आवेदन करने के योग्य थे, ये अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा जैसे राष्ट्रीय पात्रता, सह प्रवेश परीक्षा, संयुक्त प्रवेश परीक्षा से संबंधित था। न्यायमूर्ति नजीर ने कहा कि सरकार के पास इस तरह की अधिसूचना जारी करने की शक्ति हो सकती है, लेकिन यह अचानक लागू किया गया था, जिससे समस्याएं पैदा हुई। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने दूसरे देश के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ ली है और सरकार उन्हें अलग से वर्गीकृत करने अपने अधिकारों के भीतर है और अनुच्छेद 14 के तहत एक स्पष्ट अंतर है, लेकिन कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को चालू शैक्षणिक वर्ष के लिए छूट देना उचित समझा। बात कर लेते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह रोहिणी कोर्ट फायरिंग की घटना के मद्देनजर दिल्ली की अदालतों में सुरक्षा में सुधार के लिए स्वतः संज्ञान याचिका पर नोटिस जारी किया। फायरिंग में 3 लोगों की मौत हुई थी। साथ में कोर्ट ने सुरक्षा पर कई सुझाव भी दिए। दिल्ली के हाई कोर्ट और निचली अदालतों की सुरक्षा को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान के मामले पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालतों की सुरक्षा गंभीर मामला है और इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। चीफ जस्टिस CN पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सभी जिला अदालतों में CCTV और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने की आवश्यकता है। अदालतों की सुरक्षा के सभी पुख्ता इंतजाम को सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। इसके लिए सभी अदालतों में एंट्री और एग्जिट गेट पर फुल प्रूफ मेटल डिटेक्टर लगाने की आवश्यकता है। साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि वाहन निगरानी प्रणाली में भी सुधार की जरूरत है। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश ने दिल्ली के सभी अदालत परिसरों में पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती के साथ अदालतों में प्रतिनियुक्ति पर आए पुलिस कर्मियों को उचित प्रशिक्षण की भी बात कही। इतना ही नहीं, मुख्य न्यायाधीश ने कोर्ट आने वाले वकीलों की जांच की प्रक्रिया में सुधार करने का सुझाव देते हुए कहा कि जल्दबाजी की वजह से वकील जांच का हमेशा विरोध करते हैं, इसीलिए उनकी जांच के मामले में बदलाव की आवश्यकता है। कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि रोहिणी कोर्ट फायरिंग और दिल्ली की अदालतों की सुरक्षा के संबंध में दायर सभी मामलों को बहुविकल्पी मुकदमेबाजी से बचाने के लिए स्वतः संज्ञान मामले के साथ जोड़ा जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुरक्षा के लिए दिए गए सभी सुझावों को 5 अक्टूबर तक रिकॉर्ड में लाने के लिए कहा, जिसके बाद मामले की सुनवाई होगी। इस हफ्ते की शुरुआत में दिल्ली उच्च न्यायालय की एक अलग पीठ ने रोहिणी कोर्ट की गोलीबारी के मद्देनजर दायर एक याचिका में नोटिस जारी किया, जिसमें दिल्ली की जिला अदालतों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय की मांग की गई। 24 सितंबर को जितेंद्र गोगी सहित 3 लोगों की रोहिणी कोर्ट कॉम्प्लेक्स परिसर में एक अदालत कक्ष के अंदर हत्या कर दी गई थी। घटना कोर्ट रूम नंबर 207 के अंदर हुई, जहां गोगी एक विचाराधीन को पेश किया गया था और 2 लोगों ने वकीलों की आड़ में इंतजार किया। कहा जाता है कि उन्होंने गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि दिल्ली पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 2 हमलावरों को मार गिराया। ब्यूरो रिपोर्ट। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी की पेशी मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। रुजिरा बनर्जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई। इसके बाद कोर्ट को आश्वासन दिया कि वो 12 अक्टूबर को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होंगी। मामले में ईडी की तरफ से कहा गया है कि ईडी के समन जारी करने पर रुजिरा बनर्जी पेश नहीं होती तो कोर्ट उनके खिलाफ वारंट जारी करे। हालांकि कोर्ट ने अभी किसी भी तरह का आदेश जारी करने से इंकार कर दिया। पटियाला हाउस कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। दरअसल ईडी ने पश्चिम बंगाल में कथित कोयला घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में रुचिरा बनर्जी को पूछताछ के लिए समन जारी किया था, लेकिन वो समन के बाद भी पेश नहीं हो रही थी। तब ईडी ने रुचिरा बनर्जी के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दाखिल की है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जांच कमेटी को निर्देश दिया है कि ये जांच की जाए कि क्या सार्वजनिक स्थल पर सार्वजनिक धन से लगी नेशनल हीरो की प्रतिमा की जाति का उल्लेख विवरण के साथ संलग्न किया जा सकता है। कोर्ट ने ग्वालियर शहर में स्थापित सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पर अंकित टाइटल नामकरण के मुद्दे पर दो समुदायों गुर्जर और क्षत्रियों के बीच छिड़े विवाद से जुड़ा मामले की सुनवाई में दरमियान ये आदेश दिया है। क्योंकि विवाद ने ग्वालियर शहर और आसपास के जिलों में कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा कर दी है, इसलिए कोर्ट के समक्ष पेश याचिका में शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को उचित निर्देश देने की मांग की गई है। जस्टिस शील नागू और जस्टिस आनंद पाठक की खंडपीठ ने अन्य बातों के साथ कहा कि ये देश के नागरिकों का कर्तव्य है कि नेशनल हीरो अपनी मान्यता और स्वीकृति में व्यापक राष्ट्रीय हीरो नेशनल बना रहे। वो धर्म, जाति, समुदाय या किसी समूह तक सीमित न रहे। प्रतिमा के साथ संलग्न टाइटल में सम्राट भोज को सम्राट मिहिर भोज गुर्जर के रूप में अंकित किया गया है, जिसके बाद क्षत्रिय समुदाय आंदोलनरत हो गया है, क्योंकि समुदाय की भावनाओं के अनुसार उक्त राष्ट्रीय हीरो क्षत्रिय समुदाय के हैं, जबकि गुर्जर उन्हें गुर्जर समाज के रूप में मानते हैं। मामले में कहा गया है कि मूल विचार सम्राट मिहिर भोज के नाम पर प्रतिमा का था, हालांकि बाद में अज्ञात कारणों से गुर्जर जोड़ा गया। एएजी ने अदालत को आश्वासन दिया कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी। विवाद को सुलझाने के लिए कलेक्टर ने 15 सितंबर को एक समिति गठित की है। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एनईईटी काउंसलिंग बोर्ड और एक डेंटल कॉलेज को प्रोविजनल अलॉटमेंट और एडमिशन के समय उम्मीदवार की ओर से पेश स्कूल सर्टिफिकेट की पूरी तरह से जांच करने की गंभीर चूक का दोषी ठहरा दिया है। जस्टिस अशोक कुमार गौर की सिंगल जज बेंच एक बीडीएस छात्र की रिट याचिका पर विचार कर रही थी, जिसे उसके एडमिशन में लगभग 1 साल बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने नामांकन से वंचित कर दिया था। तब ये पता चला कि वो सीनियर स्कूल एग्जाम में केमिस्ट्री में फेल हो गया था। अदालत ने अपने फैसले में याचिकाकर्ता को नीट यूजी 2019 परीक्षा में उपस्थित होने या फिर अपना पाठ्यक्रम जारी रखने के विकल्प का लाभ उठाने का पात्र नहीं मानते हुए उत्तरदाताओं को निम्नलिखित निर्देश दिए। ये न्यायालय मौजूदा मामले के तथ्यों में एनईईटी काउंसलिंग बोर्ड को याचिकाकर्ता को केवल 10 लाख रुपए के मुआवजा का भुगतान करने का निर्देश जारी करना उचित समझता है और प्रतिवादी दर्शन डेंटल मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल उदयपुर को भी याचिकाकर्ता को 10 लाख रुपए का भुगतान करेगा। अदालत ने मुआवजे की मात्रा तय करते हुए समय प्रतिवादी अधिकारियों की लापरवाही के कारण कोर्स के लिए पहले से भुगतान की गई फीस के खर्च समेत अन्य खर्चों और याचिकाकर्ता के एक शैक्षणिक वर्ष के नुकसान के प्रभाव में ध्यान रखा। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिनमें बार बार उम्मीदवारों को मुआवजे के अनुदान पर विचार किया गया, जिसमें कहा गया कि यदि ऐसे उम्मीदवारों को समय बीतने के बाद प्रवेश नहीं दिया जाता तो उम्मीदवारों को सार्वजनिक कानून क्षति संधान के तहत हर्जाना मिले। नतीजतन अदालत ने अपने फैसले में दर्ज किया कि एनईईटी काउंसलिंग बोर्ड और प्रतिवादी कॉलेज को अपात्र याचिकाकर्ता छात्र को लापरवाही के लिए 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.